डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के बोर्ड का पेपर जो 2022 में आया था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द 10th बोर्ड इंग्लिश पेपर 2021-22, पेज नंबर 1 हम ध्यान से देखते हैं। ये सेक्शन ए की बात हो रही है। सेक्शन ए में हम यहाँ देखते हैं कि रीडिंग के बारे में है और उसके साथ ही दूसरा पार्ट जो होता है सेक्शन ए का वो होता है ग्रामर का। तो सेक्शन ए का जो रीडिंग है वो 15 नंबर का है और इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक पैसेज है और क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक पैसेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 6 नंबर का था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 9 नंबर का। तो 6 नंबर और 9 नंबर को यदि जोड़ते हैं तो टोटल जो रीडिंग है हमारी, केवल रीडिंग, वो है 15 नंबर की। सेक्शन ए का रीडिंग पार्ट 15 नंबर का है, जिसमें 2 पैसेज है, एक 6 नंबर का और एक 9 नंबर का। इसके बाद सेक्शन ए का अगला पार्ट जो होता है वो है ग्रामर। इस ग्रामर सेक्शन जो है वो भी आपका 15 नंबर का है। इसमें पहला सवाल 4 नंबर का, फिर 2 नंबर का, अगला सवाल फिर 2 नंबर का, 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का, 1 नंबर का और 3 नंबर का। तो यदि हम इन सबको जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11 और 1 12, 12 और 3 15, तो 15 नंबर का ये हो गया। यानी कि ग्रामर आपकी जो 2022 का पेपर है वो 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर की ही रीडिंग। यानी कि सेक्शन ए के जो 2 पार्ट है वो रीडिंग भी 15 नंबर की है और ग्रामर भी आपका 15 नंबर का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेक्शन ए है वो टोटल 15 और 15, यानी कि सेक्शन ए कुल मिलाकर 30 नंबर का है। 30 नंबर्स इज ऑफ सेक्शन ए, रीडिंग 15 नंबर और ग्रामर भी 15 नंबर का। अब हम ग्रामर सेक्शन पे आते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही वर्ब को आपको चूज करना है, यानी चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया था 4 नंबर का है। तो फर्स्ट पार्ट, आफ्टर आई, अब ये वर्ब दी हुई है रीड। अब इस रीड में इसका कौन सी जो वर्ब है, हैव रीड या हैड रीड या वुड रीड या वाज रीडिंग, इसमें से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस को देखेंगे। आफ्टर आई द न्यूज पेपर आई क्लीन्ड द रूम, मैंने कमरा साफ किया। तो ये पता चलता है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ फिर आफ्टर के बाद, पढ़ने के बाद, यदि हम सोचें तो अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने कमरा साफ किया। 2 सेंटेंस दोनों ही पास्ट टेंस में, अखबार पढ़ने के बाद मैंने कमरा साफ किया। तो ये तो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट का। तो ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा और इसलिए पास्ट परफेक्ट पास्ट में हैड आता है, हैव सिंपल पास्ट में आता है, नहीं सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी, हैव सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो ये सिंपल पास्ट का हैड रीड आपका इसमें आ जाएगा। क्योंकि ये कंटिन्यूटी में नहीं है, इस यहाँ पे कर लिया था तो इसलिए कंटिन्यूटी में नहीं है, तो वाज रीडिंग नहीं आएगा। आफ्टर आई हैड रेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, आई माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब जो दिन चला गया, अपने दोस्तों से मिला। मैं कल अपने दोस्तों से मिला था। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ मीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए मीट नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट में आता है। यस्टरडे के कारण, यस्टरडे देखते ही हमें पता चल गया कि मीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आएगा। विल मीट इसलिए नहीं आएगा
क्योंकि यस्टरडे पास्ट की बात है, जबकि विल जो है वो गागेगी यानी कि भविष्य काल की फ्यूचर टेंस की बात करता है। तो विल मीट भी नहीं हो सकता और मीट भी नहीं हो सकता, तो बी और डी कैंसिल हो गए। अब आते हैं हम यहाँ पे, दो ए और सी है, यहाँ मेट और यहाँ है हैड मेट। क्योंकि कोई दूसरा इसमें पास्ट टेंस का और कोई वाक्य नहीं है जिससे ये पता चले, आफ्टर जैसा कोई शब्द भी नहीं है जिससे पता चले ये कि पास्ट परफेक्ट का है, तो इसलिए ये हैड मेट नहीं होगा। और केवल हमारे पास सिंपल पास्ट के लिए जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है मीट की, वो ए इसमें आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर्स। मैं इस स्कूल में पिछले 2 सालों से पढ़ रहा था या पढ़ा था। तो सिंस लास्ट 2 ईयर्स या पढ़ा था, या इस प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा। तो हैव बीन स्टडिंग, मैं पिछले 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग। विल स्टडी हो नहीं सकता क्योंकि पिछले सिंस लास्ट की बात आ गई, और विल तो जो है वो फ्यूचर की बात है, जबकि यहाँ बीते समय की बात बताई है, लास्ट पिछले, तो विल स्टडी हो नहीं सकता। और क्योंकि सिंस है तो सिंस में एक बात पक्की हो गई कि समय के साथ सिंस देते ही हमें पता चल जाएगा कि आईएनजी का प्रयोग तो होगा ही होगा। तो वैसे भी विल स्टडी और हैड स्टडी निकल जाता है। अब आई के साथ हैव बीन स्टडिंग लगेगा या एम स्टडिंग लगेगा, ये बात आ जाती है। तो हमें पता है कि यदि समय दिया हुआ है तो फिर हैव बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम एम स्टडिंग लिखते हैं तो एम स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हो जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में समय नहीं दिया होता, सिंस या फॉर नहीं दिया हुआ होता है। तो अब क्योंकि सिंस दिया हुआ है तो इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे इसका आंसर हैव बीन स्टडिंग होगा। चौथे पार्ट, आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यूजुअली सामान्यतः, जैसे ही हम यूजुअली देखते हैं हमें पता चल जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यदि है तो आईएनजी का प्रयोग तो होगा ही नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर नहीं हो सकती, टेक, टुक, टेकन, इसलिए ये नहीं हो सकती। विल फ्यूचर में चला जाएगा। यूजुअली हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में आता है, तो इसलिए यूजुअली के साथ सिंपल प्रेजेंट की वर्ब आएगी, और इसलिए आंसर इसका हो जाएगा टेक। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ब का एनालिसिस था जो क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट हैं, चारों ही 1-1 नंबर के हैं, और इसलिए ये हो जाता है हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन। अब हम जो है चौथा क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ग्रामर सेक्शन का। क्या लिखा हुआ है देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन दोनों सेंटेंस को हमको, क्यों ये डायरेक्ट सेंटेंस में है, डायरेक्ट स्पीच में है, इनको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला क्या दिया हुआ है, नरेश सेड टू मी। नरेश ने मुझे कहा, आई डोंट बिलीव यू। ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म, और फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। माई फ्रेंड सेड टू मी। मेरे मित्र ने मुझे कहा, डिड यू सी द स्नेक। डिड शुरुआत में आया इसलिए क्या हो जाएगा, क्या तुमने सांप को देखा था। डिड यू सी द स्नेक, क्या तुमने सांप देखा था। नरेश ने मुझे बताया, कहा कि आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी सैड है, यहाँ पे भी सैड है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए, नरेश टोल्ड मी हो जाएगा, सैड का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। दैट लगता है आपको मालूम है, 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तो, ही डिड नॉट बिलीव मी, वह मुझ में विश्वास नहीं करता है। और दूसरा का हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन द स्नेक। बच्चों ध्यान दीजिए कि
दोनों जगह यहाँ पे सैड और सैड है, लेकिन इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए पहले जो नरेश है उसमें तो हमने टोल्ड मी लिखा है, पहले में टोल्ड मी हुआ सैड का, और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें भी सैड है, लेकिन इसका जो होगा वो आस्क्ड मी होगा। देखिए ध्यान से देखिए, वापस देखते हैं इसको। यहाँ आप देखिए, यहाँ कह रहा है कि मैं तुम में विश्वास नहीं करता हूँ, ये सिर्फ बात बता रहा है। तो बता रहा है तो उस बात को सैड का पास्ट टेंस में सैड का उल्टा हो जाएगा टोल्ड। यदि से होता तो हो जाता टेल, लेकिन ये पास्ट टेंस में है इसलिए सैड का हो जाएगा टोल्ड। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ माई फ्रेंड मुझसे सवाल पूछ रहा है, और जब सवाल पूछता है तो वहाँ टोल्ड नहीं आएगा, सैड का टोल्ड नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे आप देखिए आस्क्ड मी हो जाएगा। आस्क का मतलब होता है पूछना, और क्योंकि यहाँ पे सैड से सैड जो है पास्ट टेंस में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी हमको आस्क नहीं है, आस्क्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ सैड का तो हो जाएगा टोल्ड, और यहाँ सैड का हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इन दोनों सेंटेंस को यहाँ से जोड़ते समय आपको पता है दैट का प्रयोग होता है। यदि सीधी सीधी बात है तो दैट से जोड़ देते हैं, लेकिन यदि सवाल होता है तो इफ़ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देखिए, आई डोंट बिलीव यू, ये प्रेजेंट टेंस का लग रहा है, तो इसका जो है वो पास्ट टेंस में हो जाएगा ही डिड नॉट बिलीव मी। और यहाँ पे आप देखिए डिड यू सी द स्नेक, यहाँ डिड पास्ट का है तो इसका कन्वर्जन पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो अब हम इसका ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नरेश टोल्ड मी, बात बताई गई थी कि वो विश्वास नहीं करता, इसलिए टोल्ड दैट के द्वारा कंजक्शन के द्वारा इसको जोड़ा गया, ही डिड नॉट बिलीव मी। इसी प्रकार से अगले का हो गया माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन द स्नेक। तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंबाइन यानी कि जोड़िए द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंसेज वाक्य, पेयर्स जोड़े। तो यहाँ देखिए एक में ही दो सेंटेंस दिए हुए हैं। अर्चित सा हिज मदर, अर्चित ने अपनी माताजी को सा देखा, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, हिज मदर ये ऑब्जेक्ट, ही रैन टू टच हर फीट, वह दौड़ा उनके चरणों को छूने के लिए। अब इन दोनों सेंटेंस को आपको एज सून एज के द्वारा जोड़ना है। तो वेरी सिंपल, आई हैव रिटन हियर। यहाँ देखिए शुरुआत में ही, वाक्य के शुरुआत में ही लग जाएगा एज सून एज अर्चित सा हिज मदर ही रैन टू टच हर फीट। एज सून एज क्योंकि वाक्य के शुरुआत में एज आया तो उसका ए कैपिटल होगा। अर्चित एक नाम है इसलिए ए भी कैपिटल होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू मे ज्वाइन द परेड। तो इन दोनों वाक्यों को, यहाँ फुल स्टॉप है, ये वाक्य अलग है, ये वाक्य अलग है, दोनों में ही सब्जेक्ट सेम है, यू और यू। यू शुड कम इन योर यूनिफॉर्म, तुमको गणवेश में, यूनिफॉर्म में आना चाहिए। यू में ज्वाइन द परेड, तुम परेड को ज्वाइन कर सकते हो, तुम परेड में शामिल हो सकते हो। तो हिंदी में यदि सोचें तो कैसे कहेंगे, तुमको यूनिफॉर्म में आना चाहिए ताकि तुम परेड को ज्वाइन कर सको। तो जिस प्रकार से ताकि यहाँ बीच में आया, सो दैट का मतलब भी ताकि होता है, तो यहाँ पे सो दैट आ जाएगा और ये जो फुल स्टॉप है वो हट जाएगा, लेकिन यू जो है उसका वाई छोटा हो जाएगा। तो हम इसको वापस यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से लिखा है। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे ज्वाइन द परेड। यहाँ परेड के बाद में जो है वो फुल स्टॉप होना चाहिए था, वो मैं लगा नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक्टिव में हैं, आपको इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और पहला सेंटेंस दिया हुआ है, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। पीपल आपका सब्जेक्ट, कट आपका वर्ब हो गया, द ट्रीज ऑब्जेक्ट हो गया, विदाउट थिंकिंग ये आपका एक्सटेंशन हो गया। तो आपको पता है कि कैसे चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब और सब्जेक्ट पीछे आ जाता है, और बाई के द्वारा आगे जो काम किया जाता है इसको जोड़ा जाता है। तो छठा का आप देखिए किस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको ये रूल बता दिया है कि पहले क्या वाक्य दिया है। एक्टिव में दिया होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एक्सटेंशन दिया हुआ होता है। तो इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता है, बाई। कई बार बाई लिखते हैं, और इसके बाद में प्लस एक्सटेंशन आ जाता है। तो हम वापस देखते हैं इसको, सेंटेंस को। द पीपल कट द ट्रीज, तो क्या हो जाएगा, द ट्रीज, और द ट्रीज है, और यहाँ देखिए ये आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, कट सिंपल प्रेजेंट। तो द ट्रीज, क्योंकि ट्रीज ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, द ट्रीज आर कट बाय द पीपल, और फिर आ जाएगा विदाउट थिंकिंग। इसी प्रकार से ही आस्क्ड मी, मी जो है वो आगे आके बन जाएगा आई, और यहाँ क्योंकि आस्क्ड है, सिंपल पास्ट में बात चल रही है, तो आई वाज आस्क्ड बाई, और ही का हो जाएगा हिम, और उसके बाद में पूरा जो है आप जो एक्सटेंशन है वो लिख सकते हैं, टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो ये जो रूल लिखा था, इस रूल के अनुसार ही हमने यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस का पैसिव किया है। आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बेंच बाई हिम। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई वाज आस्क्ड बाई हिम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। दोनों ही आंसर सही माने जा सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दूं मैं, ज़रा यहाँ से ध्यान देखिए। द पीपल कट द ट्रीज, अब ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है एक्टिव, तो पैसिव बनाते समय इसका पैसिव भी प्रेजेंट में ही बनना चाहिए। यहाँ आस्क्ड लिखा है, पास्ट टेंस चल रहा है, तो इसको भी हमें पैसिव बनाते समय पास्ट बनाना है। तो यहाँ देखिए हमने इस चीज़ को ये बताया आपको। आर का प्रयोग होने से पता चल रहा है कि ये भी प्रेजेंट में ही है, तो प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही चेंज करना है, और उसमें आस्क्ड था तो वाज आस्क्ड हो गया, जिससे ये पास्ट का पास्ट में ही हमें अब लग रहा है। तो एक बार मैं आपको ये फुल स्केल पे बता देता हूँ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, आप इसको पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था, ये क्वेश्चन खाली है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। इसका आंसर ज़रूर दे रखा है आपको, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ। तो अब इसका क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बनाना है। हिंदी में कैसे बना सकते हैं हम, क्या तुम अपने माता पिता का आदर करते हो, या आपके द्वारा किसका आदर किया जाता है, आप किसका आदर करते हो। तो इसकी इंग्लिश देखिए आप इस तरह से हो जाएगी। ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। या आंसर, यदि ये सपोज ये आंसर हो और इसका क्वेश्चन बनाना हो तो इस प्रकार से बना सकते हैं, डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माता पिता का आदर करते हो। तो आंसर हो सकता है यस आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, या इतना भी हो सकता है कि आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो इसलिए इसका आंसर ये क्वेश्चन ये ठीक बैठ सकता है। हाँ, लेकिन इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है, whom डू यू रेस्पेक्ट, तुम किसका रेस्पेक्ट करते हो। तो आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करता हूँ।
अगला सवाल जो था उसमें क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ स्कूल इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली, तो गली में एक स्कूल है, आगे खाली जगह और फिर क्वेश्चन का मार्क दिया हुआ है। इस खाली जगह में ही आपको क्वेश्चन टैग लिखना है। तो इज है, तो इसका आंसर क्या होगा? इजंट देयर, इजंट देयर, इज है, इज आगे आ जाएगा और हो जाएगा इजंट देयर। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। तो देयर इज अ स्कूल इन द स्ट्रीट, तो यहाँ हो जाएगा इजंट देयर, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, इजंट देयर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल 9th सवाल में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित वर्ड्स के शब्दों के द्वारा। पहला, अ बुक इज बुक, एक किताब होती है। देयर इज नथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ नहीं हो। तो इन तीन में से कोई बनना है। आल्दो, इफ, एंड का मतलब और हो जाता है, इफ मतलब यदि हो सकता है, आल्दो मतलब यद्यपि। तो इसका इस तरह से हिंदी में सोचा तो ये सही बैठता है कि एक किताब है, यद्यपि उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, कोई अच्छी बात ना हो तो भी वो किताब है। तो यहाँ आल्दो का प्रयोग होगा। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स, मेरे माता पिता और साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ, माई रिलेटिव्स मेरे रिश्तेदार, वर प्रेजेंट उपस्थित थे, कहाँ? देयर वहाँ। सपोर्टेड मी, मुझे सपोर्ट किया, मेरा उत्साहवर्धन किया या मुझे मदद की। तो यहाँ पे ये पूरा एक ही जो है वो नाउन बन जाता है, माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स, इन पूरों को एक मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हु का प्रयोग आ गया। अगला सवाल इसी में, ही विजिटेड इंडिया और इंग्लैंड, तो यहाँ देखिए कि पास्ट टेंस में है विजिटेड, तो उसने न केवल इंडिया का विजिट किया यानी कि भ्रमण किया, बल्कि इंग्लैंड का भी। तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो जाएगा, ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया बट आल्सो इंग्लैंड। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है इसका क्वेश्चन नंबर 9th का भी आंसर, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा सेक्शन जो ये है, जो कि पैसेज यानी कि रीडिंग और ग्रामर का था, तो पूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में सेक्शन बी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट था। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। सब्सक्राइबर तो है ही आप। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।